प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कृषि नामक पाठ में जो है बागवानी फसलें को अध्ययन करना शुरू करेंगे। इसके पहले खाद्यान्न फसलों के बारे में आपको बताया गया था, जैसे चावल, गेहूं, चाय, कहवा, कॉफ़ी आज के विषय में आपको निकी विस्तृत जानकारी दी गई थी। तो बागवानी फसलों के अंतर्गत सन 2015 में जो है विश्व में फल और सब्जी के उत्पादन में सन 2015 में फल और सब्जी के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान था। दूसरा स्थान था। यानी कि विश्व के आंकड़ों के आधार पर जो देखा गया, 2015 में फल और सब्जी के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान था। अथवा फल और सब्जी उत्पादन में जो है विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है। फल का उत्पादन में जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल का आम, नागपुर, चेरापूंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश, बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र का अंगूर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी, अखरोट विश्व भर में बड़े पैमाने पर मांग है। तो इस तरह से जो है बागवानी फसल में जो है भारत का प्रमुख स्थान पाया जाता है। आगे है अखाद्य फसलें। अखाद्य फसलें का आशय ऐसे फसल जिसका हम खाने पीने में उपयोग नहीं करते, जैसे रबड़ की खेती। रबड़ की फसल अखाद्य फसलों के अंतर्गत आता है। रबड़ के फसल के लिए यानी कि कम से कम 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा का होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इस तरह से यह रबड़ का उत्पादन, रबड़ उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय के गारो की पहाड़ियों में रबड़ का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। रेशेदार फसलें
रेशेदार फसलें, रेशेदार फसलें जैसे कपास, जूट, सन। कपास, जूट, सन, ये रेशेदार फसल के रूप में है। जैसे कपास से जो है हम रुई प्राप्त करते हैं और इसे सूती वस्त्र उपयोग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। जूट भी एक रेशेदार यानी कि फसल के रूप में है, जिसे जूट उद्योग के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है। सन, रस्सी या बोरे के निर्माण करने के लिए जो है सनई की जो फसलें होती है अथवा सन की फसलें होती हैं, उसका जो है ये सारे फसलें रेशेदार फसलों के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से रेशम, रेशम, रेशम जैसे आपको बताया गया था, शहतूत के पेड़ पर जो है रेशम के कीड़े पाले जाते हैं और उन कीड़ों से जो है रेशेदार जो रेशम निकलते हैं उसका वो हम निकाल करके जो है रेशम के धागे अथवा रेशमी कपड़ों का निर्माण करने का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है कि कपास, कपास जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश ये प्रमुख कपास उत्पादक देश राज्य है। यानी कपास का उत्पादन जो है बड़े पैमाने पे गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादन होता है। जूट का उत्पादन, जूट एक सुनहरा यानी कि सुनहरा रेशम रेशेदार फसल के रूप में जाना जाता है। ये जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल, बिहार में बड़े पैमाने पर होता है। इसके साथ ही उड़ीसा, मेघालय आदि जूट उत्पादक के रूप में जाने जाते हैं। जूट का प्रयोग रस्सी, चटाई, बोरी, तंतु, धागा आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से सन का भी जो है और रेशम से रेशमी कपड़े, सन से यानी कि सन से रस्सी, बोरे, टाट, पट्टी आदि का निर्माण करने का प्रयोग किया जाता है। ये यानी कि रेशेदार फसलों के रूप में है। प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार, कृषि में प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। संस्थागत सुधार, प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत सुधार। जैसा कि प्राचीन काल से जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है। कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, लेकिन भारत में प्रौद्योगिकी और अथवा संस्थागत कृषि का अभाव रहा है। तो आज भारतीय कृषि का उत्पादन अथवा बढ़ाने के लिए अथवा कृषि को व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता है। आज इस बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है। लगभग 60% जनसंख्या कृषि से ही जीविकोपार्जन कर रही है। इसलिए कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हमें प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे 1966-67 में जो है हरित क्रांति, 1966-67 ईस्वी में हरित क्रांति के द्वारा कृषि में संस्थागत और प्रौद्योगिकी सुधार करने का निर्णय लिया गया था। हरित क्रांति के माध्यम से किसानों को अच्छे बीज, रासायनिक खाद, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और जिससे बड़े पैमाने पर कृषि में प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत का सुधार हुआ।
कृषि विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते थे, जिससे फसलें नष्ट हो जाती थी। इस तरह से कृषि के फसलों को जो है दवाओं का छिड़काव कर, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर, रासायनिक दवाओं का प्रयोग करके प्रौद्योगिकी एवं संस्थागत कृषि में सुधार किया गया था। आगे कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन देखिए, कृषि का राष्ट्रीय स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्थान है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है। 1951 से लेकर के लगातार कृषि क्षेत्र में यानी कि वृद्धि करने के लेकर के 2010 और 11 में लगभग 2010-11 में लगभग 52% रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त हुआ। और इस तरह से जो है कृषि का जो है आर्थिक क्षेत्र में जो है बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। बजट में एक बड़ा हिस्सा जो है कृषि पर ही आधारित है। कृषि सेक्टर में विशेष रूप से जो है यानी कि आयात कृषि के रासायनिक उर्वरकों की सहायक कमी को पूरा करके जो है कृषि क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में एक उचित स्थान प्राप्त किया है। तो इस तरह से कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था रोजगार और उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। वैश्वीकरण यानी कि भौगोलीकरण का भारतीय कृषि पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। आज 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय भारत आए तो उस समय भारतीय मामले में विश्व के विभिन्न देशों भारतीय मसाले जो थे विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। 1917 के ईस्वी में चंपारण का जो आंदोलन हुआ वो किसानों के लिए ही जो है आंदोलन था, जिसे गांधी जी के द्वारा चलाया गया। सन 1990 ईस्वी में वैश्वीकरण आता है। 1990 ईस्वी में वैश्वीकरण 1990 ईस्वी में वैश्वीकरण प्रारंभ होता है। आज भारत जिसके कारण यानी कि कई नई चुनौतियों को भारत को सामना करना पड़ा, जैसे चावल, कपास, रबड़, चाय, कॉफ़ी, जूट, मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भी भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों में स्पर्धा करने में असमर्थ रही। अथवा यूँ कहें, भारत में कृषि बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन मात्रा के आधार पर उत्पादन हेक्टेयर की क्षमता के अनुसार जो है यानी कि हेक्टेयर के आधार पर मात्रा जो उत्पादन होना चाहिए उस मात्रा में जो है कम यानी कि दूसरे देशों की तुलना में भारत में प्रति हेक्टेयर
जो उत्पादन क्षमता है वो कम है। तो इस तरह से जो है आज हम भारत की कृषि है वो दो रास्ते पर खड़ी है। भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना, तो दूसरी तरफ सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता है। वास्तव में कार्बनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि उर्वरकों, कीटनाशकों जैसे कारखानों के निर्मित रसायनों का प्रयोग करके पर्यावरण से इसे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और फिर भी जो है इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर भारत में कृषि उत्पादन में किया जाता है। भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग 83.3 करोड़ लोग 83.3 करोड़ लोग 25 करोड़ हेक्टेयर 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। इस प्रकार हमें कृषि भूमि के विस्तार करना होगा। कृषि भूमि में बड़े पैमाने पे विस्तार करके जो है कृषि उत्पादन को वैश्वीकरण में एक उचित स्थान देना होगा। तो आज यह कृषि नामक पाठ आज यहीं पर समाप्त होता है। अगला पाठ अगले दिन शुरू किया जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें। धन्यवाद।